आज की हेडिंग क्या है बेटा? न्यूक्लियस। आज का टॉपिक मैथमेटिकल बिल्कुल नहीं होगा, इंट्रोडक्शन होगी। 3 से 4 दिन की इसकी थ्योरी है, 1-2 दिन इसके क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स करेंगे। छोटा ही चैप्टर है, कवर अप होने वाला है हमारा, जल्दी हो जाएगा। राइट है जी, जल्दी जल्दी नहीं चलेगा, आराम से चलेगा। थ्योरेटिकल है। आज आपने नोट करना है, जो भी है नोट करने वाली बातें आएंगी। जैसे कई बार होता है ना, फर्स्ट डे होता है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, मैं तेज चलाऊंगा, आप नोट नहीं कर पाओगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे चलेगा। जो भी करना है आपको क्लास में ही कवर अप करना है। तो हमने स्टार्ट किया बेटा क्या, न्यूक्लियस। पहले आप कहां पर थे? एटम पे थे। एटम की स्टडी कर रहे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स पढ़ रहे थे, जिसमें आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ने के बाद फिर आपने बहुत से एटॉमिक मॉडल पढ़ा। अब बेटा न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और यहां पे न्यूक्लियस होता है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने होते हैं, ऐसे करके हम बात कर रहे थे। लेकिन बात सिर्फ किसकी चल रही थी अभी तक? एटम की चल रही। अब किसी ने बोला यार एटम 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 तो कर लिया, न्यूक्लियस के अंदर क्या है और उसमें कोई रिएक्शन होती है कि नहीं, उसके अंदर की पूरी स्टडी की जाए। तो जब हम इसके अंदर की स्टडी करने लग गए तो हम मतलब किसकी स्टडी करने लग गए? न्यूक्लियस की स्टडी करने लगे। तो पूरा का पूरा एक ब्रांच ही बन गई बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स। हम तो सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ना। फिजिक्स में हायर क्लासेस में अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो इसकी एक ब्रांच है पूरी की पूरी, न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं उसको। जैसे कहते हैं ना ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एक अलग ही क्या है, ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग ही क्या होगी, ब्रांच होगी। ऐसी एक अलग ही ब्रांच है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ये भी अपने आप में बहुत वाइड स्कोप है। हमने खैर अपने जो भी जितना सिलेबस में उसके हिसाब से अपने आप को लिमिट करते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा है नहीं है, जितना होगा उतना ही करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बेटा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एटम का साइज जो है वो कितना है? 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम्स। एटम का साइज किस में माना गया है? एंगस्ट्रॉम से माना गया है। और जो न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का माना गया। मतलब न्यूक्लियस का साइज आप ये लगा लो, इसमें -10 है तो इसमें कितनी है? -15। तो 1 2 3 4 5 जीरो का फर्क हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो, समझ गया कि नहीं? कितनी जीरोस का फर्क है? 5 जीरोस। छोटा कौन है? न्यूक्लियस। कितना छोटा है? 10⁻5 टाइम्स, यानी एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस जो है 1 लाख टाइम्स क्या है, स्मॉल है। 10⁻5 का मतलब वो जो 10⁻5 बोलो ना, वो फीलिंग नहीं आती है। अब मैंने 5 जीरो लगाकर ये बताया कि भी न्यूक्लियस जो है एटम के कंपैरिजन में कितना छोटा है, उसका साइज 10⁻5 टाइम, यानी 1 लाख टाइम्स क्या है, स्मॉल। राइट है जी। दो बातें मैंने अभी अभी लिखी, एंगस्ट्रॉम एंड फेम्टोमीटर, फर्मी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी शुरू तो मैंने करना ही है, इंट्रोडक्टरी है, लेकिन फिर भी आप नोट करोगे धीरे धीरे आराम से ही पूरा का पूरा टॉपिक चलेगा आज का अपना। तो एक आपके माइंड में ये दो बातें फिर और डालो, ऐड कर लो स्टार्ट करने से पहले। तो एक वर्ड होता है एंगस्ट्रॉम, एक क्या होता है? फर्मी। फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। एटम का जो साइज है, जितने भी एटम्स हैं उनका ऑर्डर क्या माना जाता है? 10⁻10। और न्यूक्लियस जो है उसके साइज का ऑर्डर कितना माना जाता है? 10⁻15, यानी फेम्टोमीटर, यानी कि फर्मी। मतलब न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होता है जी? FM, फर्मी या फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। राइट है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी, द न्यूक्लियस। किसकी बात स्टार्ट की हमने? न्यूक्लियस की बात स्टार्ट की। कुछ मैं लिखूंगा, कुछ डायरेक्ट आएगा, जो डायरेक्ट आएगा वही लिखना है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं आएगा, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। जो कुछ छोड़ने वाला को मैं बता दूंगा। जैसे ये तो छोड़ने वाले बातें तो मैं बोल ही दूंगा। इन दिस चैप्टर वी विल टेक ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, इट्स कंपोजिशन एंड अदर कंसेप्ट डीलिंग विद द न्यूक्लियस। इन अदर वर्ड्स, वी विल एक्सप्लोर द न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस को क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। उसकी कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, रेडियस कितना होता है, डेंसिटी कितनी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कंप्लीटली उसको क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कुछ बातें इधर उधर की भी होंगी, लेकिन हम, आपको पता ही है, सिलेबस से बहुत ज्यादा बाहर फिर हम अपनी इस मेन क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। स्ट्रिक्टली किस पे रहते हैं? सिलेबस पे रहते हैं, ताकि बहुत ज्यादा डाइवर्ट हम हो ही ना। तो न्यूक्लियस की बेटा बात चलेगी। सबसे पहली बात बेटा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दो चीजें हमें और पढ़नी पड़ेंगी, एक एटॉमिक मास यूनिट और एक
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम, यहां पर रिपीट करूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है। एक वर्ड आता है एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट, भाई सुन रखा है एएमयू क्या होता है भाई, बोल रहे हैं एएमयू क्या चीज क्या है, ये एएमयू बोल। इट इज एटम के मास की यूनिट। तो छोटे मोटे पार्टिकल्स है ना बेटा, स्पेशली एटम्स, एटम्स के मासेस बहुत ही कम होते हैं। वो 10 की पावर अगर केजी में लेके जाओगे ना, 10 की पावर -1 -23 -27 इस ऑर्डर में जाएंगे ये। इसलिए जैसे इस पूरे चैप्टर में बेटा एनर्जी की हम एक स्पेशल यूनिट लेकर चल रहे हैं छोटी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो एक क्वेश्चन में हमें मैव भी मिला था, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस चैप्टर में मैव ही मिलना है, न्यूक्लियस में मैव का बहुत ज्यादा यूज होना है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी तुम्हें पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जाओ तो बेटा -19 है ना, काफी कम एनर्जी है ना। तो छोटे मोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी काफी कम एनर्जी होती है, तो जॉल्स में लेने की बजाय हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहे हैं, आप फैमिलियर हो चुके हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ऐसे ही पूरी की पूरी न्यूक्लियर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे जब आप बात कर रहे हो ना, आप बात ही किसकी कर रहे हो, एटम और इसके अंदर के पार्टिकल्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनकी बात चलेगी। तो यार इनके मासेस बहुत कम होते हैं, इनके मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्पेशल यूनिट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एएमयू। ओके, मैंने किसी से पूछा कार्बन का मास कितना होता है, व्हाट इज मास ऑफ द कार्बन, चलो बताओ भाई, कोई बताए, गुरशरण बता दे, मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12, जोर से बोल, 12 के बाद क्या बोला, 12 ग्राम। कार्बन के एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम, 12 ग्राम का कार्बन होता है। ओके, और कोई बताए, सही बोला है इसने कि इसमें कुछ गड़बड़ है, यस जोर से बोल, इट्स नॉट 12 ग्राम, इट्स 12 एएमयू, ये ग्राम नहीं है, 12 ग्राम का कार्बन हो गया फिर तो चल गया काम, ये एएमयू है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम किसी का भी मास बता देते हैं कि जी हाइड्रोजन का मास 1 है, ठीक है, कार्बन का कितना है 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है, लेकिन हमें सही बताने के लिए बोलना चाहिए 1 एएमयू या 12 एएमयू या 16 एएमयू बोलना चाहिए। बोलो समझ रहे पॉइंट को कि नहीं, इसको सिर्फ यू भी बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, यू लिखते हैं कभी कभार जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो साथ में क्या लिखा होता है, यू लिखा होता है। यू का मतलब यूनिट, एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एक ही बात है। पूरा नाम इसका एएमयू है, शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, यू लिख देते हैं, यूनिट भी लिख देते हैं। ओके, जल्दी से बताओ मैंने अभी तक क्या क्लियर किया, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं क्लियर किया, मैंने सिर्फ एक चीज दिखाई है आपको, एएमयू। तो व्हाट इज एएमयू, इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ मास। पहली बात तो ये समझो, ये मास की क्या है, यूनिट, स्पेशल यूनिट ऑफ मास। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी, कहां यूज होती है ये, इट इज नॉर्मली यूज टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या किसी मॉलिक्यूल का मास, छोटे मोटे पार्टिकल्स। अब कोई कहे, मैंने बोला नॉर्मली इनके मास एक्सप्रेस करने के लिए काम आती है। अब कोई कहे कि यार मैं तो अपना मास भी किस में बताऊंगा, एएमयू में बताऊंगा, तो अगला कन्वर्ट करके भाई बताता रहे कि अगर कोई 60 किलो का बंदा है तो कहता नहीं मैं 60 केजी में नहीं, मैं तो किस में बताऊंगा, एएमयू में बताऊंगा, तो वो यूज कर सकता है। लेकिन नॉर्मली एएमयू कहां पे यूज होती है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके मास को एक्सप्रेस करने के काम में आते हैं। जल्दी जवाब दो, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एएमयू आपको पता ही है। अब हमें एग्जाम में फिर वही बात, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला व्हाट इज एएमयू, ये भी नहीं कोई पूछने वाला डिफाइन 1 एएमयू, लेकिन आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पहले भी 1 एएमयू को डिफाइन किया होगा। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन पता क्या है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 एटम है उसको बड़ी ही बेसिक एंटिटी माना गया। जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उन सब में कार्बन तो देखो होता ही होता है, तो कार्बन का जितना मास है उसको 12 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तभी कार्बन का मास क्या हो गया, इट इज 12 एएमयू। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं, कार्बन का मास कितना, डेफिनेशन इसकी कार्बन से ही बन रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत सिंपल सीधी सादी सी बातें चल रही हैं। कई बार कोई पूछ ही लेता है यार, तो इसलिए मैं दिखाता हूं कि व्हाट इज एएमयू। पहले मैंने बोला एएमयू क्या है जी, इट इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ मास। कहां यूज होती है,
एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए यही बढ़िया रहेगी। फिर मैंने क्या बोला, डिफाइन भी कर लो। 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। ओके, ये डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री की बुक्स में देखी हुई होगी, मैंने को नहीं तो नहीं बता दी, देखी हुई होनी चाहिए, होती है बुक्स में, होती है, आमतौर पे पढ़ाते हैं। ओके, बाकी मैंने तो फिर आपको बता ही दिया ना, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ बात, छोटी से छोटी बात को भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अगली बात बेटा, फिर कन्वर्ट भी तो करना आना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में जाना भी तो सिखाया, क्योंकि ऐसा यूनिट तो जॉल्स है। ऐसे AMU से केजी में आना भी तो मतलब सिखाना पड़ेगा ना, कि 1 AMU में कितने केजी होते हैं, क्योंकि SI में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ही। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66059, इसको राउंड ऑफ कर लो आप इसको राउंड ऑफ कर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg भी बेटा यूज कर सकते। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg भी आप यूज कर सकते। थोड़ा सा फास्ट कर लेना, क्योंकि ज्यादा लिखने के लिए आना नहीं है, तो दबा लिखते चले जाओ, मैं तेज करूंगा अभी अपनी बातों को। राइट हो गया जी, तो AMU क्लियर है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg भी क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग यही होता है। ये असल में मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक तरह से एवरेज भी है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक रहते हो, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में ज्यादा फर्क ही नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम मान आ जाता है। लेकिन अगर तीसरे चौथे डेसिमल तक जाओगे, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या माना जाता है, हैवी माना जाता है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब आप बाहर बाहर एटम के साथ डील कर रहे हो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में फर्क मानकर ही नहीं चलते, हम मान के चलते हैं कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम मास के हैं, सही है। बट बेटा जब न्यूक्लियर लेवल पे बात हो रही है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सेम नहीं मानना आप इस चैप्टर में, एटलीस्ट दोनों में क्या मानना है, फर्क मानना है। न्यूट्रॉन को क्या मानना है, हैवी मानना है। और दोनों के मासेस एग्जैक्टली याद होने चाहिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, एग्जैक्टली याद होने चाहिए। मतलब अगर आप राउंड ऑफ कर दोगे तो सेम ही आ जाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस चैप्टर में राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। प्रोटॉन को प्रोटॉन का मास जो है वही लिखना है, न्यूट्रॉन का मास वही लिखना है। न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, हैवी होता है। ये वैसे उनकी एवरेज होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, जल्दी बताओ, क्लियर है? व्हाट इज AMU? इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आगे बढ़ चले, पहला पॉइंट मैंने क्या सिखाना था, AMU। अगली बात क्या आ गई आपकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो पुरानी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बहुत बार सिखा दिया हुआ है ये तो, जल्दी बता दो, निकालना भी सिखा दिया, वैल्यू भी पता ही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, वैल्यू लिख लो आप। डेफिनेशन आपको पता ही है कि एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एस की वैल्यू कितनी है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे बढ़ चले, बोला करो, आगे बढ़ जाएं, हो जाएगा ये तो। इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रिपीट हो रही है ना, ये तो पहले भी पिछले चैप्टर में भी तो लिखवाई हुई है कि इट इज डिफाइंड एज एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। चेंज करें स्लाइड, चेंज कर लें जी। ओके, जल्दी से बताओ, AMU और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लियर है? मैं बोल रहा हूं बार बार क्या यूज होगा, MEV भी यूज होगा। आप एक बार हो चुका है, 1-2 बार न्यूमेरिकल्स में, इस चैप्टर में तो बहुत यूज होगा। 1 MEV मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 19 और 6 13 बच जाएगा। जल्दी बोलो क्लियर है, जल्दी बोल दो क्लियर है। 1 MEV इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻13। पता लग गया ना, -13 कैसे बच गया। 1 MEV इज इक्वल टू, मिलियन का मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 6 और -19 कितना हो गया, 1.67 इंटू 10⁻13 जूल। आगे से MEV की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻13 डायरेक्ट ही यूज करेंगे। MEV अब चलना है। इस बार जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें MEV में वैल्यूज चल रही होंगी, MEV यानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट है जी, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, एक और पॉइंट आ रहा है स्टार्ट करने से पहले, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या चीज जी, मास एनर्जी
इक्विवेलेंस आपने सुन रखा है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। भाई सुन रहे हो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है। मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट। ध्यान से सुनना, अगर मास 1 kg है, कितना है 1 kg, समझ रहे हो 1 kg मास अगर खर्च हो जाए, देखो मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कंसेप्ट तो पता ना, कहते हैं मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मेरे पास 1 kg वुड थी, वुड लकड़ी कितनी, 1 किलो लकड़ी है भाई, ओके 1.25 किलो लकड़ी है, 1 किलो नहीं, 1 किलो से थोड़ी सी क्या है ज्यादा है, 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम। उसको मैंने बर्न किया, जला दिया। जब जलाया तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, बोलो समझ रहे हो कि नहीं। जब वो जल जाएगी पीछे क्या बच गई, राख बच गई, कोयला सा बच जाएगा ना, उसका कोयला सा बन जाएगा पीछे जो मटेरियल बचा। अब उसको जब मैं वे करूंगा तो वो 1 किलो मतलब वो 1.25 किलो नहीं होगा, मान लो वो कितना बच गया 250 ग्राम बच गया। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कि भाई 1250 ग्राम यानी 1 किलो 250 ग्राम मेरे पास क्या था, वुड, उसको बर्न कर दिया। जब बर्न किया पीछे जो राख बची, वो जो कोयला बन जाता है वो बचा, वो सिर्फ कितना बचा 250 ग्राम। मतलब 1 kg कहां गया, गायब। 1 kg खर्च हो गया ना, वो कहां खर्च हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, हीट प्रोड्यूस हुई, लाइट प्रोड्यूस हुई होगी जब आग जल रही होगी। बोलो मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं। तो वो जो 1 kg बेटा खर्च हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब कितनी एनर्जी बनी कहां से निकलता होता है, इस फार्मूले से निकलेगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से M की जगह क्या पुट करूंगा मैं 1 kg, C की जगह क्या पुट करूंगा 3 इंटू 10⁸, सॉल्व करके 9 इंटू 10⁻16 जॉल आ जाएगा। जल्दी बताओ, पुरानी बात है, नया तो कुछ नहीं बता दिया। मास से क्या बन सकती है, एनर्जी बन सकती है। अब अगली बात यह है, इस पूरे चैप्टर में मुझे मास केजी में नहीं, किस में मिला करेगा, एएमयू में मिला करेगा। बात को समझ रहे हो, मास किस में मिलेगा, एएमयू में मिला करेगा। और वो एनर्जी मांगा किस में करेगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा करेगा। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। मास किस में दिया अगले ने, एएमयू में। एनर्जी किस में मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगेगा। तो मेरे पास तो फार्मूला यही है। ये फार्मूला लगाने के लिए पहले मैं एएमयू को किस में कन्वर्ट करूंगा, केजी में। जल्दी बोलो समझ गए कि नहीं, वो बोलो तो ये थोड़ा रिस्पॉन्स तो दो। 1 एएमयू को अगर मैंने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है निकालना है, तो मैं पहले इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, केजी में। 1 एएमयू को केजी में कन्वर्ट किया, यहां पुट किया, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा। आंसर किस में आएगा, जॉल्स में आएगा। उस जॉल्स को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ई से डिवाइड करके। सब पता है ना, मैं बोल रहा हूं इतना सब मैं बार बार नहीं करूं, एक ही बार करके रख लूंगा और डायरेक्ट याद कर लूंगा और तुम्हें डायरेक्ट याद करवा दूंगा कि 1 एएमयू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी बनेगी। बोलो मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं। हम इस बात को डायरेक्ट याद करेंगे कि 1 एएमयू इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अभी वो कैलकुलेट भी करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना था इसलिए बता रहा हूं। बात फॉलो करके इस पूरे चैप्टर में बार बार जब भी मुझे बात करनी है, किसकी करनी है, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। तो जो मुझे मासेस मिलेंगे वो किस में मिलने वाले हैं, एएमयू में। एनर्जी किस में मांगेगा, वो मैव में मांगेगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगेगा। तो मैं बार बार करने की बजाय एक ही बार में आपको सिखा देता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ एनर्जी। वैसे मैंने E इक्वल टू MC स्क्वायर सिखा दिया, तुमने इसमें से जो लिखना था लिख लिया होगा अपने हिसाब से। अगली बात पे आ जाए, मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब तो वही है, E इक्वल टू MC स्क्वायर। लेकिन इस चैप्टर में मेरा मास किस में है, AMU। इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी मुझे किस में चाहिए, मैव में चाहिए। तो भाई याद कर लो, 1 AMU इज इक्वल टू 931 मैव। असल में 931.4 के करीब होता है, कई लोग 931.5 भी ले लेते हैं इसको। अब हमने क्या दे दिया आपको, 1 AMU इज इक्वलेंट टू 931 मैव ऑफ एनर्जी। हो गया 1 AMU। ये इक्वल नहीं है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इक्वलेंट। मतलब क्योंकि ये तो मास है,
ये एनर्जी है तो इक्वल तो हो नहीं सकते ना। तो 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी? 931.5 भी कभी कभी ले लेते हैं, वैसे 0.4 होता है। आप 931 से सॉल्व करते रहना। बाकी जब न्यूमेरिकल्स मान लो किसी एग्जाम में आता है ना, तो वहां पे गिवन भी होता है। ओके, कुछ नया सीख रहे हो कि अभी तक बिल्कुल पुरानी बातें चल रही हैं, बीच बीच में नया आ ही रहा होगा? तो अभी तक 3 बातें आ गई हमारे पास। AMU क्लियर, मैंने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया अभी, न्यूक्लियस की तो अभी बात ही नहीं किया है, लेकिन जिस चीजों की जरूरत है पहले करेंगे ना। सबसे पहले बात क्या चाहिए हमें? AMU क्या होता है? राइट है, क्या है जी? व्हाट इज AMU? अ स्मॉल यूनिट ऑफ मास यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एटम एक्सेट्रा एंड इट्स वैल्यू इज 1.67 into 10⁻⁻7 -27 kg। दूसरे नंबर पे क्या बताया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो पहले से पता था। तीसरे नंबर पे क्या बताया? 1 AMU मैव में कितनी एनर्जी? इक्वलेंट इससे रिलेटेड एनर्जी है 931 मैव। डन हो गया, आगे बढ़े। ओके, छोड़ दिया। अगली बात ये नोट कर लो भाई, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे रखे हैं, नोट कर लेना। वैसे अगर हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो एग्जाम्स में ये बेटा मिल जाते हैं, दिए हुए होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इसकी वेरिएशन बुक टू बुक चलती रहती है। ये वैसे एनसीईआरटी की बुक से हिसाब से लेने की कोशिश की गई है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 यूनिट और प्रोटॉन का 1.00727 यूनिट। तीसरे डेसिमल पे जाके फर्क है इसमें। यूनिट का मतलब AMU है। हमने केजी में नहीं याद करने, किसमें याद करनी है? AMU में ही याद करेंगे। ये वैल्यूज हमने किस में याद करनी है बेटा? AMU में याद करनी है। तो आप समझो फर्क तो है, आमतौर पे हम उसको सेम मान लेंगे, लेकिन बेटा फर्क तो फिर इसमें है ही है। चेक कर सकते हो कहां पर फर्क है। इट इज 1.00866, इट इज 1.00727। इक्विवेलेंट एनर्जी भी दे रखी है, देखो 1 न्यूट्रॉन खत्म होगा तो कितनी एनर्जी पैदा होगी? 939.57। और अगर प्रोटॉन खत्म होगा तो 938.28। रिजल्ट्स किस में है? मैव में। इलेक्ट्रॉन इनसे बहुत अलग है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करते, उसको कहते चल तू रहने दे यार। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब बात चल रही होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ ही देते हैं, कहते तू रहने दे भाई, तुमसे ना हो पाएगा, हमारा मास ज्यादा है, इसका बहुत कम है। लेकिन यहां पे खैर हमने दे रखा। ओके, जो एटम है ना बेटा, एटम में आपने सुना होगा सारा मास किसका माना जाता है? न्यूक्लियस का ही माना जाता है। करने को आप इलेक्ट्रॉन का मास भी थोड़ा बहुत ऐड करते हो, कर सकते हो, लेकिन ना भी करोगे ना इलेक्ट्रॉन्स का मास तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कार्बन है, अब कार्बन 12 है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। 6 ही क्या है बेटा? न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर 12 है ना, तो इस 12 में से 6 प्रोटॉन है, 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। और आसपास 6 ही क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इनका भी कुछ ना कुछ तो मास होता ही ना, 9.1 into 10⁻⁻31। लेकिन जब इसका मास 12 पॉइंट समथिंग निकाला गया ना, उसमें इसको नहीं भी लोगे ना, इन 6 इलेक्ट्रॉन का मास, इसके मास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का मास न्यूक्लियस के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल माना गया है। ले लोगे तो भी सही है, नहीं लोगे तो भी कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास 10⁻⁻, देखो 27 में चल रहा है ना, -27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का किस में चल रहा है? -31 में चल रहा है ना। तो कितने जीरो का फर्क हो गया? कितने जीरो का फर्क हो गया? 4 जीरो का फर्क चल रहा है कि नहीं? मतलब 10,000 टाइम इसका मास क्या है? कम है। तो वो ज्यादा, वो जाके तीसरे चौथे डेसिमल पे फर्क डालना शुरू करेगा। बोलो पॉइंट फॉलो कर रहे हो? नोट कर ली वैल्यूज? वैल्यूज नोट की? नोट की हुई अच्छी बात है, याद हो जाए किसी को तो वो भी अच्छी बात है। अदरवाइज चांसेस ऐसे रहते हैं कि ये वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, प्रोवाइड की होती हैं, लेकिन मैं तो बच्चों को कहता होता हूं कि याद कर ही लो। ठीक है, थोड़ा सा फर्क यहां पे जो इतनी डिस्कशन चल रही है उसमें एक स्ट्रेस किस पे चल रही है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा हैवी कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ज्यादा हैवी किसको माना जाता है? न्यूट्रॉन। अब डे टू डे लाइफ के हिसाब से देखोगे, प्रैक्टिकल, तो कोई फर्क ही नहीं है। प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अब प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर लेवल पर चल रहे हैं। तो ये सब कुछ बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है, जरूरी होती है, इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड है, इसके बिना चैप्टर आपका चलना नहीं है जी। ओके, अब पहली बात, अब थोड़ा तेजी से चलेंगे।
आधी से ज्यादा बातें पता है। कल तक इस चैप्टर में मतलब एग्जाम में आने लायक कुछ बातें आनी शुरू होंगी, आज भी आएंगी, खैर कुछ आएंगी। सबसे पहले तो कंपोजिशन, कंपोजिशन सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है जल्दी बताओ भाई, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं मानते थे, पहले मानते थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कुछ देर के लिए तो यही चला ना, इलेक्ट्रॉन आसपास रिवॉल्व करते हैं, वो तो बाद में जब उसकी लिमिटेशन, हमने तो सब कुछ एक झटके में पढ़ लिया। लेकिन पहले रदरफोर्ड मॉडल देगा, न्यूक्लियस की बात करेगा, उसके बाद उसमें कुछ कमियां आई, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन आसपास घूमे ना, तो टाइम के साथ ये खेल है ना, हमने तो बस एक ही लेक्चर में सब कुछ पढ़ लिया। तो पहले कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये थ्योरी जल्द ही क्या हो गई? फेल हो गई। थ्योरी भी क्या? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कुछ किसी ने रिजल्ट दिए जो कि पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं थे, लेकिन फिर भी दिए, लेकिन आगे चलकर ये बिल्कुल ही क्या होगी? फेल होगी। पहले ऐसा भी माना गया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या थे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। व्हाई इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट exist inside the nucleus? Why electrons cannot exist inside the nucleus? साथ में इसी को दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि why proton neutron hypothesis failed? Why proton neutron, why proton electron hypothesis failed? एक ही बात होगी ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस फेल होने का क्या कारण था, या इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं हो सकते, इसका क्या? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर स्टैंडर्ड आंसर दे रहा हूं, नोट बोर्ड कर लेना अपना, ठीक है? मैं समझाते हुए बोलूंगा। पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम निकाल चुके हो 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। और जब भी कैलकुलेट की गई है, ये किस ऑर्डर की आई है? एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर की आई है। पता है कि नहीं पता? ये तो पता ही है ना, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.27 बाय रूट वी होती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट की है, वो किस ऑर्डर की आ रही है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर, सही है। लेकिन जो न्यूक्लियस है, इसका खुद का साइज ही कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। अब इसकी वेवलेंथ चल रही है एंगस्ट्रॉम्स में। एंगस्ट्रॉम तो -15 मीटर के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ी वैल्यू होगी। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी बहुत ज्यादा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस से ही बहुत ज्यादा, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्योंकि एग्जिस्ट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर वेवलेंथ है तो फिर वेवलेंथ इस ऑर्डर की होनी चाहिए, लेकिन इसकी वेवलेंथ आ रही है 10⁻10। इसका साइज ही नहीं है इतना, तो इसका साइज ही नहीं है, -15 मीटर का है ये, तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैंने अपने हिसाब से सिखाया, अपने हिसाब से लिख लिया। क्या मैं लिखवाऊं लाइन? जल्दी बताओ, लिखवा दूं? लिखो जल्दी से। De Broglie wavelength of electrons is observed to be, De Broglie wavelength of electrons is observed to be of the order of 10⁻10 meter, of the order of 10⁻10 meter, ब्रैकेट में एंगस्ट्रॉम। But size of the nucleus is of the order of 10⁻⁻15 meter. But size of the nucleus is of the order of 10⁻15 meter. ब्रैकेट में लिख लेना फेम्टोमीटर, FEMTOMETER, फेम्टोमीटर, फर्मी। फुल स्टॉप डाल के लिख लो। Size of the nucleus is much smaller than the de Broglie wavelength of electrons. Size of the nucleus is much smaller than the de Broglie wavelength of electrons. Hence, it cannot exist. Size of, क्या बोला था मैंने? Size of the nucleus, मैं भूल गया सेंटेंस क्या था, लास्ट वाली लाइन बताओ जल्दी से। हाँ, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन
de Broglie wavelength of the electron. Therefore, electrons cannot exist inside the nucleus. Electrons cannot exist inside the nucleus. ठीक है जी. अब ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख दिया, ऐसे याद करके चले जाना. अब देखो आ जाती हैं चीजें, और मैंने आपको बार बार बोल रखा है, आपको कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं दिए गए हैं, कोई मॉड्यूल नहीं दिया है. एक ही एक चीज मैंने करवाई है कि आपकी कॉपी में फुल फ्लैश नोट्स डिक्टेट भी करवाए हैं. जहां पे डिक्टेट करवाने की जरूरत है, तो आपके बेटा एग्जाम्स के लिए जो मर्जी एग्जाम हो, आपकी कॉपी ही सबसे क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अपनी कॉपी में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चीजें लिखी हुई हैं उनको एज इट इज, मतलब मौके के हिसाब से, फिर कई बार याद करना पड़े तो याद भी करना है. और आपकी कॉपी के नोट्स बेटा सबके क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए. आपके पास कुछ है ही नहीं है भाई, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नोटबुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, जो एक भरे होंगे, दो भरे होंगे, और एक क्या पढ़वाऊंगा मैं, एनसीईआरटी बुक. बस दो ही चीजें पढ़नी है, उसी से सब कुछ क्या होना है, आपका कवरअप होना है. तो अपनी कॉपी को बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलो. जल्दी बताओ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस. देखो मैं सीधा इस बात से भी स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बात खत्म. लेकिन भाई जब है किताबों में लिखा होता है तो क्वेश्चन भी आता है, तो हमें पहले ये भी डिस्कस करना था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस. ओके, अगली बात बेटा कि जी ये फेल हो गई, फेलियर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस भी हमने डिस्कस कर लिया, ये फेल हो गई. अब इसके बारे में और तो क्या डिस्कस करें. अगली बात क्या की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. फिलहाल जो थ्योरी चल रही है कौन सी है, सबको पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थ्योरी. अब इसमें पॉइंट ये है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक इन 1932 लेड हाइजेनबर्ग टू पुट फॉरवर्ड प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. ये मैंने सेंटेंस इसलिए यहां पे लिख दिया कि ये भी चलो पता ही होना चाहिए, पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने. और ये काफी लेट मतलब डिस्कवरी है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बहुत पहले टाइम से चलता आ रहा था, ये काफी बाद में जाके न्यूट्रॉन की खोज हुई है. और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस काफी बाद में है, मतलब एटम के मॉडल्स पूरी डिस्कशन के कई सालों बाद कंप्लीट हुआ है मामला, और कई सालों बाद न्यूट्रॉन की क्या हुई है, खोज हुई है. अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं. सबको पता है न्यूक्लियस के बेटा अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट. कोई भी न्यूक्लियस, देखो अब मैं वर्ड एटम नहीं यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, न्यूक्लियस यूज कर रहा हूं. कोई भी न्यूक्लियस है उसको ऐसे लिखा जाता है, जेड एंड ए. जल्दी बताओ, समझ गए, ऐसे लिखते हो, जेड और ए. ऐसे भी लिख सकते हो, इधर जेड और इधर ए, ऐसे लिखते हो. जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब मास नंबर या एटॉमिक मास. ए किसके इक्वल होता है, खैर इट इज जेड प्लस एन. समझ गए, बोलो समझ गए. जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऐसे ही करते हो ना, ठीक है. तो ये मैं मास नहीं बोल रहा, एटॉमिक मास नहीं बोल रहा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, जेड प्लस एन. ये पता है, कोई बड़ी बात नहीं है. मैं तो तुम्हें बता रहा था, मैं यहां पे इसको एटम नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियस बोल रहा हूं. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, देखो, H11, H12, H13, प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है. या हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटो, 3 आइसोटोप होते हैं ना. न्यूक्लियर फिजिक्स में इनको एक नहीं, देखो आप एटॉमिक फिजिक्स के हिसाब से, एटॉमिक केमिस्ट्री के हिसाब से, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप हाइड्रोजन को एक ही मान के चलते हो, एक ही है भाई. फिजिक्स में ये एक नहीं है. न्यूक्लियर फिजिक्स में कितने पार्टिकल हैं, 3 अलग अलग चीजें हैं, ये 3 अलग अलग पार्टिकल. दैट्स वाई मैंने इसको न्यूक्लियस बोला, एटम नहीं बोला, ठीक है. ये 3 अलग अलग क्या है, न्यूक्लियस है. कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. कार्बन 12 भी होता है, बड़ा स्टेबल है. कार्बन 14 भी होता है, रेडियो एक्टिव है, सुना होगा. कार्बन 14 कैसा होता है, इट इज रेडियो एक्टिव मटीरियल. आगे चलकर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव क्या होते हैं. ये 3 अलग अलग पार्टिकल्स हैं, 3 अलग अलग क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है जी. तो ये न्यूक्लियस है हमारे लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. आगे बढ़ रहे हैं, पता ही है सबको. अगली बात, कंपोजिशन मैंने क्या कर दी, खत्म कर दी. कंपोजिशन वाली बात खत्म. उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी फेल हो गई, इसमें इतना ही बताना था. और कैसे डिनोट करते हैं वो आपको पता ही है. बोलो ठीक है, ऐसे चलेगा, मतलब कुछ है नहीं है, जो था बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, बस इसमें इतना ही था, इतनी. शेप,
शेप बेटा न्यूक्लियस की कैसी मान के चलते हैं? स्फेरिकल मान के चलते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी शेप एग्जैक्टली क्या हो, स्फेरिकल ही हो। डिस्टॉर्टेड शेप भी होती है, स्फेरिकल से थोड़ी अलग भी होती है, बट एजम्पशन यही है कि शेप कैसी है, स्फेरिकल। न्यूक्लियर का जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बड़ी कॉम्पैक्ट स्टेट में होते हैं। तो जब भी यार किसी चीज को कॉम्पैक्ट स्टेट में इकट्ठे करते जाओ तो ओवरऑल रफली शेप कैसी आती है? स्फेरिकल ही आती है। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि पार्टिकल जितनी ज्यादा करीब आ सकते हैं, आते गए तो ओवरऑल फिर जो शेप बनकर आती है, अब वो एग्जैक्टली मेजर करने वाला स्फेयर नहीं, लेकिन कैसी मानी जाती है? स्फेरिकल ही मानी जाती है, राइट? अगर स्फेरिकल होगी, आपने सिर्फ यहां क्या लिखा? रफली स्फेरिकल। रफली हमारी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। बात खत्म कर दी मैंने, ठीक है? मिस नहीं कर रहा हूं, बस मैं कम से कम हेडिंग लेके आ रहा हूं। अब आ रही है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। यहां पे नोट करने वाली बात आएगी, यहां से क्वेश्चन भी निकलेगा। एक फार्मूला आ रहा है आपके पास, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इतनी तो बात कर ही ली कि न्यूक्लियस का जो साइज है ऑफ द ऑर्डर ऑफ बेटा 10⁻⁻15 मीटर, यानी फेम्टोमीटर। देखो कुछ चीजें बार बार जब रिपीट होती है, कानों में बजती रहती हैं, तो याद ही हो जाती हैं। जैसे 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर पिछले 45 मिनट से आपके कानों में बज रहा होगा। तो न्यूक्लियस का साइज किस ऑर्डर का होता है? 10⁻15 मीटर, यानी फेम्टोमीटर होता है। लेकिन सारे न्यूक्लियस सेम साइज के तो नहीं होते, छोटे बड़े भी हो सकते। अच्छा, एटम है, एटम का साइज सबका कहते हो कि किसमें है? एंगस्ट्रॉम में है। लेकिन सारे सेम साइज के थोड़ी होते, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ऑर्डर बेटा सबका क्या आएगा? ऑर्डर मतलब रेंज क्या रहेगी? 10⁻10। ऐसे न्यूक्लियस भी छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, बट ऑर्डर कितना रहेगा? 10⁻15। ऑर्डर का मतलब होता है कि 10 की पावर क्या चल रही है। जैसे कहते हैं ना कि वैल्यू टेंस में है कि हंड्रेड्स में है कि थाउजेंड्स में है। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? अब टेंस में जो वैल्यूज है, तो टेंस वाली कुछ भी हो सकती है। 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, लेकिन चल तो किस में रही है? टेंस में रही है ना। बोलो समझ रहे हो? 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, बट टेंस है ना। ऑर्डर तो 10 की पावर 1 चल रहा है ना। हंड्रेड्स वाली वैल्यू सारी सेम थोड़ी होती है। ऐसे ही ऑर्डर है ये। बोलो मेरी बात समझ गए कि नहीं? इट्स ऑर्डर, वैल्यू तो अलग अलग होती रहेगी। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एक बात मैंने क्या बताई बेटा जी? ऑर्डर क्या है इसका? 10⁻15 मीटर। वैसे अलग अलग न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता होगा? अलग अलग होता होगा। उसका बकायदा बेटा क्या है? फार्मूला। ये फार्मूला नोट करना है। यहां पे अभी तक की, जब से मैंने न्यूक्लियस वाला पार्ट स्टार्ट किया है, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। आर नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की है। जिसके साथ भी लगेगा उसका ऑर्डर क्या कर देगा? 10⁻15 मीटर कर देगा। आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बोल दिया इंपॉर्टेंट, याद रखना। नोट हो गया? आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेस टू पावर 1/3। जल्दी नोट कर लो भाई। ओके, ध्यान देना, बात क्या निकल कर आ रही है? आर किसके प्रोपोर्शनल है? ए रेस टू पावर 1/3 के। ठीक है, ए क्या यहां पर? मास नंबर। इसको ऐसे भी बना के रख लो, R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3। इसको ऐसे भी बना के रख लो, A1/A2 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। बोलो समझ के, बोला तो करो, क्वेश्चन आएंगे। अब मैंने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन इजी है कि डिफिकल्ट है, क्वेश्चन तो इजी है ये, लेकिन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आ ही सकता है। इस पे क्वेश्चन आता रहता है। तो दो न्यूक्लियस का रेडियस का रेशियो दे रखा है जी, मास नंबर का रेशियो बताओ, मास नंबर का रेशियो दे रखा है जी, रेडियस का क्या बताओ? रेशियो। ओके, तो इस टाइप के रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको कन्वर्ट करके ऐसे बनाकर रख लोगे। जल्दी बोलो, सही है? ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ए अलग अलग है तो रेडियस ओवरऑल तो सबके क्या आएंगे? अलग अलग ही आएंगे। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का साइज होगा, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू ए होगी, उतना ही रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा। बट ऑर्डर फिर वही आना है, क्योंकि आर नॉट की वैल्यू 10 की पावर -15 लगी हुई है सबके साथ। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा, ठीक ही है। ओके, छोटी छोटी सी बातें हैं। साइज के बाद बेटा ये बता दिया आपने, लिख लिया ना, ये वाला R1/R2 A1/A2 की पावर 1/3, ये तो आपने ऑलरेडी पहले ही लिख ही लिया। ओके, अगली बात लिखना जी,
मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे निकलेगा? ये कोई न्यूक्लियस है, इसका मास नंबर कितने? ए। एटॉमिक नंबर कितने? जेड। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, राइट जी। अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन अवेलेबल है तो मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स किसके इक्वल होगा बेटा? जेड इंटू एमपी। जवाब दे दो, क्लियर है? जेड इंटू एमपी। जेड क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर 10 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन का मास कितना हुआ? 10 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। जल्दी बोलो, समझ गए समझ गए समझ गए। एमपी क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन। एमएन क्या हो गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात? प्लस न्यूट्रॉन भी तो है ना बेटा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी है? क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी जवाब दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल? बोला तो करो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? मास नंबर में से नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, राइट? तो ये हो जाएगा ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मुझे बेटा न्यूक्लियस का, अच्छा अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या कल तक ही, आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, है ना? अब उस न्यूमेरिकल्स में हमने काफी कोशिश की कि फार्मूले पे फार्मूले बना कर दें ताकि थोड़ा इजी हो जाए। लेकिन कल आप लोगों ने टेस्ट दिया तो टेस्ट में देखा कि इजी तो चलो थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन कैलकुलेशन तो फिर भी लग रही है कि नहीं लग रही है? वो कई जगह तो बड़ी गंदी वाली कैलकुलेशन लग रही है। भाई यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक आने वाला है जिसमें न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, उसमें उससे भी गंदी वाली कैलकुलेशन लगेंगे, बड़ी माइन्यूट। मैंने बोला मास ऑफ प्रोटॉन जाके 5वें 6वें डेसिमल प्लेस तक भी मुझे लेना है। ऐसी मास ऑफ न्यूट्रॉन जो मैंने लिखवाया था वो चौथे 5वें डेसिमल प्लेस तक भी लेना होगा। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो जब मैं उसका यूज कर रहा हूँ न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए, तो मैं जेड तो चलो पुट कर दूंगा, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन वो 4-5 डेसिमल प्लेस का लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो गंदी वाली कैलकुलेशन आएंगी। एक बार तो दिल टूट जाता देख के कि यार कौन इस न्यूमेरिकल को करेगा। लेकिन भाई एक टॉपिक आने वाला मास डिफेक्ट वाला, अभी आगे आएगा काफी, उसका न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% मास डिफेक्ट पे बेस्ड। तो वहां पे बस आपका जो हौसला टूटा करेगा, कहां टूटेगा? कैलकुलेशंस करने में। बस वहां पे हौसला बनाए रखना। एक क्वेश्चन आपका लगभग मतलब ऑलमोस्ट उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे ये देखो ना, माइन्यूट कैलकुलेशन हो जाएंगी। मास ऑफ प्रोटॉन पुट करोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन पुट करोगे, फिर पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड भी करोगे, तो बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे बताओ मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? ये एएमयू में दिए होंगे, ये एएमयू में चलेगा, सब कुछ किस में चलेगा? एएमयू। जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा आपको मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें दिए होंगे, अगर उसने केजी में ही दे दिया तो आप सब कुछ किस में चल रहे होगे? केजी में चला रहे होगे। लेकिन 90% से ज्यादा चांसेस आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास किस में मिलने वाले हैं? एएमयू में ही मिलने वाले हैं। जल्दी बताओ, अभी तक कुछ खास नहीं हुआ। एक पॉइंट बोलकर फिर मैंने क्लोज कर देना आज का काम। एक ही पॉइंट बोलना है बस, इसके बाद का एक पॉइंट है, उसके बाद क्लोज है आज की क्लास। वैसे बताओ ठीक ठाक चल रहा है? नोट वोट भी कर लिया? ज्यादा नोट करने के लिए भी नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल। जब से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हुई है लंबी डेरिवेशन एक भी नहीं आई हमारे पास। पहले बोला था नहीं आएगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स फिर भर भर कर आ रहे हैं। इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे अपने पास। ओके जी, आज की लास्ट बात डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, इस पे क्लोज कर देंगे। पहली बात तो ये लिखेंगे हम कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी 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 हाई। 3 बार लिखना है। डेंसिटी ऑफ द, आमतौर पे 2 बार लिखते हैं, लेकिन यहां कितनी बार लिखना? कम से कम 3 बार लिखना। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी 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 हाई। बहुत ज्यादा डेंसिटी, मतलब एक छोटी सी जगह पे बहुत ज्यादा मास जैसे रख दिया। ओके, तो इस डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में जैसे कितना मास रख दिया हो? 10⁻17 kg।
इतनी हैवी डेंसिटी है, मतलब वेरी हाई डेंसिटी है। 1 मीटर क्यूब का एक डिब्बा बनाए, मान लो 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स बनाओ, तो आपको इतनी तो इमेजिनेशन होगी कि 1 मीटर कितना बड़ा होता है। तो आप इमेजिन करो कि आपके सामने 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 ही मीटर चौड़ा क्या पड़ा हुआ है, एक बॉक्स पड़ा हुआ। 1 मीटर क्यूब, इमेजिनेशन होगी, 1 मीटर क्यूब डब्बा इतना की होगा, इतना का 1 मीटर होता है ऊंचा। उसके अंदर कितना मास है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इतना मास जैसे इतनी सी जगह में पड़ा हुआ। बोलो पॉइंट समझो कि नहीं? मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं, डेंसिटी बड़ी ज्यादा मानी जाती है, वेरी वेरी हाई डेंसिटी है। लेकिन इसके बारे में एक पॉइंट है कि इट रिमेन्स नहीं, इट इज कांस्टेंट फॉर, लिखो, इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। जैसे रेडियस तो सबका अलग अलग है, लेकिन डेंसिटी सबकी क्या मानी जाती है, सेम मानी जाती है। 2 मिनट में इसको प्रूव कर रहा हूं, कई बार ना एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाता है कि प्रूव दैट डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, क्योंकि मास नंबर पे कह रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ध्यान से सुनना, डेंसिटी का बेटा फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जल्दी बताओ, क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस के अंदर अगर मैंने उसका मास निकालना हो, होते क्या है, कुछ प्रोटॉन्स और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। जल्दी बताओ, टोटल कितने होते हैं, ए होते हैं कि नहीं? बोलो सही है, टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ए होते हैं। वैसे तो इनमें थोड़ा सा क्या है, फर्क है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है। मैंने कितना मान लिया, एम मान लिया। जवाब दे दो सही है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं सेम मानूं तो उसको क्या मान लिया, एम मान लिया। जल्दी से ध्यान दो, 2 ही मिनट में खत्म हो जानी। मास ऑफ द न्यूक्लियस, नीचे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर कुल मिला के कितने पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर कितने हैं, ए है कि नहीं? बोलो हाँ ना तो बोल दो। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर है कितने, ए है ना, प्रोटॉन भी आ गए न्यूट्रॉन भी आ गए, और दोनों का मास मैंने क्या मान लिया हुआ है, एम मान लिया हुआ है। तो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना आ गया, एम इंटू ए आ गया। कंफ्यूजन तो नहीं है, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा, एम इंटू ए। ओके, नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान रखा है तो वॉल्यूम इसकी आ गई 4/3 पाई आर क्यूब। जवाब दे दो सही है। ओके, ये आ गया बेटा एम इंटू ए, नीचे 3 ऊपर चले गया, 4 नीचे है, पाई भी है। ओके, आर की जगह पर क्या मैं आर नॉट ए की पावर 1/3 लिख सकता हूं? जवाब दो। आर का फार्मूला मेरे पास, आर नॉट ए की पावर 1/3, बोर्ड पे देखे दे रहो, ये क्लियर है? इसको जब सॉल्व करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, ए की पावर 1 ही बचेगी। लिखना जरा क्या बन रहा है, डेंसिटी आ गई, 3 है, 4 है, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एवरेज मास है, ऊपर ए है, नीचे 5 भी है। यहां पे बेटा आर नॉट की पावर 3 है, आर नॉट की पावर 3, और यहां के ए बच गया, ए से ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है जी, ये बचा 3/4, ये बचा एवरेज मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पाई बच गया, 1/r नॉट का क्यूब बच गया। बोलो सही है? इसमें ए रहा ही नहीं है, मतलब सबके लिए सेम। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो तो ये वैल्यू आ जाती है। इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये चैप्टर ऐसे ही चलता है, ढीला ढाला सा, आराम से, बिना टेंशन वाला। एक बार बीच में न्यूमेरिकल्स आएंगे वो करवा दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। अभी 2-3 दिन क्लास मत मिस करना कोई।